हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कवर करेंगे ये टॉपिक जिसका नाम है रिलेशंस। अब देखिए, ये रिलेशंस जब भी समझ में आएगा जब आपने प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देखे होंगे। और सेट थ्योरी जो चैप्टर है वो तो आपने बिल्कुल करना ही है। अगर वो चैप्टर आप नहीं करेंगे तो इस चैप्टर का ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इंट्रोडक्शन जरूर देखिए और सेट थ्योरी पहले करिए। देखिए रिलेशन में क्या लिखा हुआ है, क्या है इस टॉपिक के अंदर, पढ़ लेते हैं एक एक करके। कहता है कंसीडर द टू सेट्स P एंड Q। तो P और Q दो सेट्स हैं, इसको कंसीडर करते हैं। P के अंदर क्या लिखा है, कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर हैं, ठीक है। और Q के अंदर, Q सेट के अंदर क्या लिखा है, कुछ नाम लिखे हुए हैं, अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा और दिव्या, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे नाम हैं Q सेट के अंदर और ये सारे के सारे अल्फाबेट है P सेट के अंदर। कहते हैं द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q हैज 15 ऑर्डर्ड पेयर। 15 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। क्यों होंगे 15, मैं लिख के दिखाता हूं यहां पर। देखिए ये आपके सामने P है, एक सेट जिसके अंदर कुछ इंग्लिश अल्फाबेट है A, B और C। उसके बाद Q एक दूसरा एक सेट दे रखा है जिसके अंदर नाम दे रखे हैं आपको अली, भानु, उसके बाद बिनॉय और उसके बाद चंद्रा और उसके बाद दिव्या। अब ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बताया था मैंने, लास्ट क्लास में आपको जरूर बताया था, लास्ट लेक्चर आपने जरूर देखा होगा। एक नाम आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें ऑर्डर्ड पेयर में आपके ये एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। जैसे कि P मल्टीप्लाई बाय Q अगर आपको लिखने को कहता है तो आप कैसे करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, A की मल्टीप्लाई आप अली के साथ कराएंगे तो आप लिखेंगे ऐसे A कोमा अली और फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें से एक नंबर आगे लिखा होता है, कोमा लगा के एक नंबर पीछे लिखा होता है। फिर उसके बाद कोमा लगाइए, फिर उसके बाद A के साथ लिखेंगे आप भानु, तो आप लिखेंगे A कोमा भानु। उसके बाद आप लिखेंगे कोमा लगा के A के साथ बिनॉय, तो यहां पर A लिखेंगे कोमा लगा के बिनॉय। ओके, इसी तरीके से आप लिखेंगे A के साथ चंद्रा, तो यहां है चंद्रा। उसके बाद क्या है, A के साथ दिव्या, तो A के साथ दिव्या लिख देंगे। तो सिंपल से ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे A के साथ लिखा है इसी तरीके से B के साथ, इसी तरीके से सब के साथ लिखेंगे C। तो B के साथ लिखेंगे तो B के साथ कोमा लगा के अली लिखेंगे, फिर उसके बाद B के साथ कोमा लगा के भानु को लिखेंगे, फिर उसके बाद B के साथ कोमा लगा के आप लिखेंगे बिनॉय को, और इसी तरीके से आप लिखते चले जाएंगे। ऐसे ही फिर C भी लिखेंगे। तो आप ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं, तो आपने कहा सर पहले सेट में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं और दूसरे सेट के अंदर टोटल 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स हैं। तो आपको बताया गया है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हैं, तो 3 इंटू 5 यानी कि 15 एलिमेंट्स हो जाएंगे, यानी 15 ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे इस सेट के अंदर। 1 2 3 ऐसे करके 15। ओके, अब आगे क्या कहता है, कहता है ऐसे आपने 15 जो ऑर्डर्ड पेयर बनाए, इसमें से कुछ रिलेशंस बन सकते हैं। रिलेशन एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव यानी कि एक पार्टिकुलर मोटिव के लिए होता है। जैसे यहां पर तो सब कुछ लिख दिया, अब इसमें से हमने एक स्टेटमेंट निकाली जिसको हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए। लिखा हुआ है वी कैन नाउ ऑब्टेन अ सबसेट ऑफ P इंटू Q, यानी P और Q का सबसेट हम निकाल सकते हैं। पी क्यू का सबसेट, पी क्यू जो है वो एक सेट दे रखा है आपको और इस सेट का सबसेट निकालना है आपको। सबसेट ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा है पी क्यू एक सेट है। सेकंड, हाँ, पी क्यू यहां पर एक सेट दे रखा है। यस, तो पी क्यू सेट क्या है, ये पी क्यू है और ये सेट दे रखा है और इसके अंदर आपको निकालने हैं सबसेट। सबसेट सबसेट, अब देखो आ गया ना पहला चैप्टर। अगर सबसेट नहीं पढ़े तो आपको पता ही नहीं लगेगा। यानी कि सबसेट क्या होते हैं, इनमें से निकाला गया हिस्सा, यानी कि ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, कुछ ऑर्डर्ड पेयर आपने बाहर निकाल लिया और एक नया सेट बना लिया, उसे हम सबसेट कहते हैं। सारे भी निकाल सकते हैं। तो P इंटू क्यू का जो सबसेट होगा वो रिलेशन कहलाएगा। ओके, तो क्या है आप देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं एक बार। यहां पर लिखा है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेशन R, और उसी को हम
रिलेशन से रिप्रेजेंट करेंगे और आर से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दैट्स वाई इसमें से रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। अब रिलेशन बनाएंगे तो उसका मैंने कहा था एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक मोटिव होता है, क्या रिलेशन, क्या रिलेट कर रहे हैं। तो यहां पर रिलेशन भी दे रखा है, देखिए पढ़िएगा, लिखा है बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एक्स and the second element of y of each ordered pair is called xy. This is called ordered pair. अब यहां पर इसने रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन दिया है x, y और यहां पर दिखा है x is the first letter of the name y. इसने कहा है x जो है वो फर्स्ट लेटर है उस नाम का जो y पे है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो बिलोंग करता है p के सेट के अंदर और y जो है वो बिलोंग करता है q के सेट के अंदर। तो क्या लिखा हुआ है, एक बार रिपीट करता हूं। मैंने कहा x कहां से लेना है, p से लेना है, y कहां से लेना है, q से लेना है। p कौन है, p के अंदर कुछ अल्फाबेट्स लिखे हैं। q कौन है, q एक ऐसा सेट है जिसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं। इसने कहा है x जो होगा वो पहला लेटर होगा नाम का जो कि y से लिया गया है, यानी कि x जो है द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे कि यहां पर लेटर a है तो आप इसी के लेटर का नाम ढूंढिए, तो कौन सा नाम होगा, एक तो अली मिलेगा, बस अली ही मिलेगा। तो आपका रिलेशन जो बना ऑर्डर्ड पेयर में वो बना a, अली। देखो जो नाम है उसी का फर्स्ट लेटर जो है वही आपने लिया है x की जगह पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, b के साथ देखते हैं। तो b के साथ भानु आ सकता है, बिनॉय आ सकता है, तो लिखेंगे b, भानु और b, बिनॉय। ओके, उसके बाद सी के साथ बात करते हैं, सी के साथ चंद्र आ सकता है ना, तो हम लिखेंगे यहां पर सी, चंद्रा। ओके, तो बेसिकली आप गौर से देखेंगे तो ये जो नंबर्स आए हैं ये एक पार्टिकुलर रिलेशन को दर्शा रहे हैं कि जो नाम है उसी नाम के फर्स्ट लेटर को आपको लेना है। यही बात बोली है, ये एक रिलेशन बना दिया, नाम में और उनके फर्स्ट लेटर को ही लेना है। ठीक है, तो यहां पर वो रिलेशन जब बनाया हमने तो आपने देखा कि ऑर्डर्ड पेयर तो यहां पर बने थे 15, लेकिन उनमें से रिलेशन निकल के आया 1 2 3 4 जो है ऑर्डर्ड पेयर का एक रिलेशन बन के आया। तो बात समझ में आई कि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हो सकते हैं बहुत सारे रिलेशन, उसमें से कुछ हिस्सा हो सकता है समटाइम्स कंप्लीट, ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने कंप्लीट भी रिलेशन बना सके, ऐसी कोई स्टेटमेंट हो। तो रिलेशन बहुत क्लियर है। जो ऑर्डर्ड पेयर आप बनाते हो, और ऑर्डर्ड पेयर कहां से बनाते हो मैं फिर से रिपीट करूंगा, ऑर्डर्ड पेयर जो आपका बनता है यहां पर, तो सेकंड, हाँ, ऑर्डर्ड पेयर बनता है वो सेट का बनता है। किसका बनता है, सेट। तो ये सेट्स दे रखे हैं आपको P और Q, इससे बना ऑर्डर्ड पेयर, इससे बना रिलेशन। और रिलेशन में से कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को बोलेंगे हम क्या, हम बोलेंगे फंक्शंस। और फंक्शंस की एक्सरसाइज कहां मिलेगी, अगली एक्सरसाइज जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी। तो ध्यान से समझिए रिलेशन क्या होते हैं और उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं और किस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं, ये सब चीज को ध्यान से समझना होगा आपको, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसने क्या लिखा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसने कहा है R इज अ रिलेशन, जो इस तरीके से लिखा है, एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप क्या लिखते थे, सेट लिखते थे। अब बिल्डर फॉर्म में आप रिलेशन, सेट बिल्डर फॉर्म बोल सकते हो या फिर रिलेशन में बिल्डर फॉर्म, तो इसे बिल्डर फॉर्म बोलेंगे, सेट नहीं लिखेंगे। तो जैसे आपने सेट में सीखा ऐसे बिल्डर फॉर्म में आपने रिलेशन सीखा। क्या सीखा, रिलेशन को बिल्डर फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करना सीखा। उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है देखो, ये ऑर्डर्ड पेयर में, इसे बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म भी आपको समझ में आई, बिल्डर फॉर्म भी आई। स्टेटमेंट की फॉर्म को बिल्डर फॉर्म कहते हैं और रोस्टर फॉर्म कहते हैं डिजिट्स की फॉर्म को, है ना, जैसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है। उसके बाद यहां पर ये लिखा हुआ है अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिलेशन आर कॉल्ड एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम क्या कहते हैं, देखो ये ऊपर एरोज दिख रहे हैं, देखो जरा इसको हम रिलेशन को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने P है, ये आपके सामने Q है, और ये A से रिलेट करता हुआ जो नाम है, जो फर्स्ट लेटर को मैच करता हुआ दिख रहा है वो अली है। B से रिलेट करता हुआ, और रिलेशन क्या बनाया है, मैंने फिर बोला है रिलेशन ये है फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। तो B जो है उसका फर्स्ट लेटर नेम का कहां मिल रहा है, एक तो भानु पे मिल रहा है और एक बिनॉय पे मिल रहा है। ऐसे C चंद्रेश का यहां मिल रहा है।
तो इस तरीके से बनाया गया एरो डायग्राम ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है रिलेशन का। ओके, अब उसके बाद डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन नंबर सेकंड आपको क्या कहता है, अ रिलेशन आर, रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए, और याद रखना जब रिलेशन की बात करेंगे तो सेट ए जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होना चाहिए, नॉन मतलब नहीं और एम्प्टी मतलब खाली, खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ उस पर लिखा होना चाहिए। फिर कहता है टू अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ बी, और नॉन एम्प्टी सेट बी भी होना चाहिए, यानी कि बी खाली सेट नहीं होना चाहिए। कहता है इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इनटू बी। फिर से रिपीट करता हूं, आपसे पूछा गया व्हाट इज द रिलेशन, आपने कहा रिलेशन जो होता है ना जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दो सेट होते हैं जो नॉन एम्प्टी होते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा 1 2, और यहां पर बी सेट लिखा मैंने 2 3। सपोज मैंने 2 सेट लिख दिए, अगर मैं ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करूंगा तो अनदर एक सेट बन के आ जाएगा, जो कि ये होगा 1 2 1 3 फिर 2 2 फिर 2 3। अब अगर मैं बात करता हूं रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन, तो आपको ये कहा जा रहा है रिलेशन जो है, ये जो a इंटू बी आपने निकाला है जो ऑर्डर्ड पेयर, इसमें से ही कोई नंबर लिख लिया जाएगा तो उसे रिलेशन कहेंगे। जैसे कि ये एक रिलेशन है, जैसे कि अगर मैं बात करूं ये एक रिलेशन है, दिस इज कॉल्ड रिलेशन। इस रिलेशन को आप रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हो, बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऐसे बहुत सारे रिलेशंस बन सकते हैं, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से बहुत सारे रिलेशंस निकल के आते हैं और वो बनते हैं। ये बात भी क्लियरली समझ में आती है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है द सबसेट इज derived by the describing relationship between the first element and the second element of the ordered pair a into b। यानी कि इसका मतलब हो गया अगर वो describably है, यानी कि उसे describe किया गया है, जैसे ऊपर वाले में रिलेशन में describe ये किया गया था कि a जो है वो फर्स्ट लेटर जो होगा नाम का उसको बिलोंग करेगा, मतलब ए नहीं कोई भी लेटर, इंग्लिश लेटर जो है जो अल्फाबेट का लेटर है वो नाम के पहले लेटर को मैच करेगा। देखो नाम का पहला लेटर, नाम का पहला लेटर, नाम का पहला लेटर, देखो यहां पर आ रहा है, तो ये डिस्क्राइब कर लिया। तो इस तरीके से डिस्क्राइबिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो ही लिखे जाएंगे, उसे हम रिलेशन बोलेंगे। कहते हैं सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज। अच्छे से पढ़ लो, ये इमेज किसे बोलते हैं, इमेज बोलते हैं इसे सेकंड को। अगर रिलेशन बन गया तो रिलेशन में जो सेकंड एलिमेंट है दिस इज, तो इसका इमेज क्या होगा, इमेज ऑफ आर इज इक्वल टू 2। इस वाले केस में इमेज क्या होगा, इमेज ऑफ रिलेशन आर इज इक्वल टू 2,3। तो दो इमेजेस है, दो इमेज, इसे इमेज बोलते हैं। समझ में आया इमेज क्या होती है, ठीक है। ये दूसरे पहले वाले से बनी हुई है तो इसलिए इसकी इमेज बन गई। उसके बाद डेफिनेशन 3 में क्या कहता है, एक एक डेफिनेशन को पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन 3 पढ़िए क्या कहता है, फिर मैं उसे समझाता हूं आपको कि वो क्या कहे, क्योंकि ये बिना डेफिनेशन पढ़े अगर आप क्वेश्चंस कर लेंगे तो क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, बट आप फंस सकते हो जब बाहर से कोई क्वेश्चन आता है, उसमें ये डेफिनेशन ये रहेगी। ओके, आपको पता लगा इमेज क्या होती है। इमेज होती है अगर मैं कहता हूं x, y, तो ये y जो है ये इमेज है। कहता है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि जो पहले एलिमेंट्स की बात कर रहा है उसका कोई भी सेट बनेगा। कहता है अ रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट A to B is called the domain। तो अब आपको यहां पर मैं बता देता हूं, R called the relation x, y, तो यहां पर ये जो पहला लेटर होता है उसे बोलते हैं डोमेन, और ये जो y है ये इमेज है, इसकी इमेज, इसे बोलते हैं रेंज, रेंज। और एक नाम आता है कोडोमेन, कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है वो सारे के सारे y की वैल्यू यहां से जो बना, यानी कि अगर मैं बात करता हूं कोडोमेन तो रेंज जो है इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा क्या है तो इसको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फिलहाल तो आपको डोमेन का नाम पता लगा, डोमेन कहां होता है, जो एक्स एक्सिस है ना ये डोमेन है, जो वाई एक्सिस है ना इसे रेंज बोलते हैं। आगे डेफिनेशन 4 की बात करते हैं। कहता है द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इज इन अ रिलेशन आर अ सेट ए टू बी, ए और बी के, ए के और बी के बीच का रिलेशन बन रहा है, ए टू बी का रिलेशन बन रहा है, तो उसमें जो सेकंड एलिमेंट है ये वाला पीछे वाला, कहता है कॉल द रेंज, देखो लिख दिया ना यहाँ पर रेंज है। कहता है ऑफ द रिलेशन आर द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन, यानी बी का पूरा सेट, बी वाला सेट उसे बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन इज इक्वल टू सेट बी। अगर ये ए टू बी का रिलेशन दे रखा है ए टू बी, तो बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। और याद रखना बी जो है वो क्या हो, वाई जो है वो क्या होगा, बी का सबसेट होगा।
इसी में से बना है। तो ये बात यहाँ पर लिखी भी होनी चाहिए, बिल्कुल लिखी हुई है। देखिए आप अगर इसे गौर से आगे पढ़ेंगे तो कहता है नोट दैट रेंज जो है इज अ कोडोमेन का सबसेट, इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, रिमार्क में क्या दिया दिया है, कहता है कि अ रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली इधर बाय द रोस्टर मेथड और द सेट बिल्डर मेथड। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जो रिलेशन है वो सेट बिल्डर मेथड से भी और या फिर रोस्टर मेथड से भी रिप्रेजेंट की जा सकती है। आगे कहता है एरो डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, यानी कि अगर एरो डायग्राम लिखा हुआ है तो वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन का। अब सेवंथ नाम का एग्जाम्पल जो है आपको खुद करना है, ट्राई करना है। एट्थ एग्जाम्पल आपको खुद करना है। मैं बस आपको ये बता देता हूं नोट में क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। कहता है द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैन बी डिफाइंड एज सेट ए एंड बी इज द नंबर ऑफ द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए इनटू बी। इसने क्या बोला है इसको समझाते हैं हम आपको। देखो अगर मान लीजिए ए एक सेट है, उसके अंदर दो एलिमेंट्स है 1 बी एक सेट है, उसके अंदर दो एलिमेंट से रखे हैं 2 3, सपोज कर लेते हैं, और मैंने ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करा दी है, तो मेरे पास आ जाएगा 1 2 फिर 1 3 फिर उसके बाद 2 2 और उसके बाद 2 3, और मेरे हिसाब से ये आपको आना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मैं एन ए की बात करता हूं तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ, याद रखना क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ये पूरी बात मैंने लिख के दिखा दी है ताकि कंफ्यूज ना हो बच्चे। तो आपको मैंने बता दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए को एन ब्रैकेट ऑफ ए बोलते हैं। तो सेट ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू कितने हैं, 2। आप देख सकते हो 2 एलिमेंट्स इसमें, 2 एलिमेंट्स इसमें। ओके, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे ए इंटू बी में, वो आ जाएंगे आपके पास 4। 2 की मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे। ये क्या कहता है, कहता है अगर ए के अंदर p एलिमेंट्स है, फिलहाल 2 है, b के अंदर q एलिमेंट्स है, फिलहाल 2 है, आगे कहता है देन n नंबर ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू पी क्यू होता है। तो देखो आपने को बताया मैंने आपको 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा, है ना, अभी तो बताया। एंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर, जो भी यहां आया है, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 4, यानी कि फिलहाल इसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे कितने, जिसे हम ऑल सबसेट्स भी बोल सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 बनेंगे। ये द फाइनल आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बोलेगा तो इसका मतलब होता है ऑल सब सेट ऑफ ए इंटू बी। ए इंटू बी के सभी सबसेट्स ले लीजिए, उसे हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बोलते हैं, ए टू बी, ए इंटू बी बोल सकते हैं। चलिए, तो मैंने आपको जितना एनसीईआरटी में लिखा हुआ था उसे ब्रीफ करके समझाया है, और मैंने आपको हमेशा ये बात बोली है 10-15 मिनट हमेशा जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट होता है तो मेरे वहां पर कंज्यूम होंगे। कभी कभी 30 मिनट्स भी कंज्यूम हो जाएंगे, कभी कभी वो पूरी क्लास भी कंज्यूम हो जाएगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में उससे रिलेटेड घुमा फिरा के क्वेश्चंस दे देता है। अभी फिलहाल आज की क्लास में हम 2.2 एक्सरसाइज कवर करेंगे। जल्दी से मेरे साथ साथ शुरू कर दीजिए, मेरे से पहले करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इतनी नॉलेज होने के बाद अब फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहां पर कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में लेट ए इज अ सेट। ओके, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए इज अ सेट 1 2 3 एंड डॉट 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 14, ए इज अ सेट। ठीक है, कहता है डिफाइन अ रिलेशन आर। आप एक आर को डिफाइन करें, आर का मतलब यहां पर क्या, रिलेशन को डिफाइन करें, रिलेशन बनाएं। ठीक है, ए टू ए जो कि किससे मिलकर बना है, ए टू ए, ऑर्डर्ड पेयर मेरे को दे दिया। ए टू ए का मतलब है ए मल्टीप्लाई ए, एक संख्या बनेगी यानी ए की ए में मल्टीप्लाई, तो 1 1 1 2 1 3, ऐसे ही 1 4, ऐसे करते 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 1 14, फिर उसके बाद 2 1 2 2 2 3, और ऐसे करते करते 2 14, इसी तरीके से 3 1, इसी तरीके से 4 1, ऐसे करते करते 14 1, से करते करते 14 14। ये कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर है, इनमें से निकला है रिलेशन। क्या निकला है, रिलेशन। आपको बात रिलेशन की कर रहा है, ऑर्डर्ड पेयर आपको सिर्फ समझना है, लिखना नहीं है, ना लिखना है और ना ही इसके बारे में कोई चर्चा की गई है। बस आपको ये समझना है कि हाँ रिलेशन आया कहां से है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से है। तो फिलहाल ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था, ए टू ए लिखा हुआ, ए टू ए, ए टू बी भी कह सकता था, ए अपने आप को रिलेट कर रहा है। ठीक है, फिलहाल कहता है बाय
द रिलेशन इज दिस, द रिलेशन इज दिस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना, रिलेशन को बहुत इंपॉर्टेंटली कंसिडर करना। ये रिलेशन है, रिलेशन है क्या चेक करते हैं। मैं लिख देता हूं पहले, आर इज इक्वल टू, रिलेशन इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ x कोमा y, उसके बाद सच दैट, उसके बाद लिखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर x कोमा वाई बिलोंग्स टू a। इसका मतलब जानते हो क्या होता है बिलोंग्स टू a, मतलब कि x की और y की वैल्यू जो होगी वो a से ही आनी चाहिए, 1 से लेकर 14 तक के नंबर्स में से आना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है x और y के बीच में। अब इसने क्या कहा है इसको पढ़ते हैं पहले। यहां लिखा है x कोमा y, इसका मतलब फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, यानी कोई भी वैल्यू नहीं छोड़नी है, सभी लेनी है। इसका मतलब ये कॉलन से पहले लिखा होने का मतलब फॉर ऑल होता है। इसका मतलब है सच दैट, पढ़ते ही से है सच दैट, सच दैट। अब ये रिलेशन यहां से शुरू होता है कि 3x माइनस का y इज इक्वल टू 0 है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, आप राइट में लेके जाएं इसे तो आ जाएगा 3x इज इक्वल टू वाई। आपको x की वैल्यू रखनी शुरू करनी है और y का आंसर अपने आप आ जाएगा। अब x की वैल्यू आप कहेंगे कहां से रखनी है, तो मैंने कहा था x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब x की वैल्यू यहां से निकालनी है। आप लिखेंगे r फॉर द रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, ये बिल्डर फॉर्म है, स्टेटमेंट की लिखी गई फॉर्म। अब मैं कौन सी फॉर्म लिख रहा हूं, ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहा हूं, तो इसे हम कहेंगे रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है, तो कैसे लिखेंगे, आप x की जगह पर वैल्यू रखिए, x की जगह पर रखिए 1, तो y की जगह वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बताइए, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 आएगा कि नहीं आएगा। फिर x की जगह पर रखिए 2, यहां पर रख रहे हैं हम बार बार, x की जगह पर 2 रखिए, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी। फिर उसके बाद 3 रखिए तो y की वैल्यू 9 आएगी। फिर उसके बाद 4 रखिए तो y की वैल्यू कितनी आएगी 12। फिर उसके बाद 5 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 15। अब जरा सोचो, इसने कहा था कि x की वैल्यू भी a से लेनी है और y की वैल्यू भी a से लेनी है। a के अंदर तो 14 तक के नंबर है, तो क्या ये हो सकता है ऑर्डर्ड पेयर, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये रिलेशन का पार्ट नहीं हो सकता, तो रिलेशन यहीं तक हो सकता है। कोई और वैल्यू आपके जहन में हो जो कि आपको लगता हो कि छूट गई है तो वो जरूर लिखिएगा। मेरे हिसाब से तो ये पूरी वैल्यूज मैंने लिख दी, यानी कि जो मैंने अभी बताया था इतने सारे जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उसमें से सिर्फ रिलेशन यही बन रहा है जो फिट हो रहा है इस ऑर्डर्ड पेयर की कंडीशन पे, इस टाइप की बिल्डर फॉर्म पे, ठीक है ना। ये बिल्डर फॉर्म हो गई और ये रोस्टर, इस पर फिट बैठने वाला रिलेशन बन चुका है। अब आपसे क्या कहता है, राइट डाउन डोमेन, क्या निकालना है आपको, डोमेन निकालना। तो डोमेन क्या होता है भाई, डोमेन क्या होता है, तो डोमेन बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन होती है। डोमेन को लिखेंगे इज बिलोंग्स टू, या इज इक्वल टू भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू या बिलोंग्स टू भी लिख सकते हो, ऐसे है ना। तो क्या होगा, डोमेन होता है आगे वाली संख्या 1 2 3 4, यहां लिखेंगे 1 2 3 4 एंड दिस इज कॉल्ड डोमेन। फिर लिखेंगे रेंज, तो रेंज क्या होगी, रेंज में पीछे वाली संख्या होती है 3 6 9 12, तो लिखेंगे बिलोंग्स टू 3 6 9 एंड 12। उसके बाद जाते हैं कोडोमेन के पास, ये बोला इन्हें कोडोमेन, कोडोमेन। तो कोडोमेन बिलोंग्स टू, मैंने कहा था कोडोमेन तो बी को बिलोंग करता है, बी का मतलब ये ए है तो ये बी है, दूसरा वाला है ना, दूसरे वाले को बिलोंग करता है। तो यहां पर बी की जगह पर तो ए लिखा हुआ है ना, ए टू ए, तो ये होता है कोडोमेन। तो ए की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 14 तक की वैल्यू, तो यहां देंगे 1 2 3 एंड सो ऑन टू 14, दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई, डोमेन कैसे निकलता है, रेंज कैसे निकलता है, कोडोमेन कैसे निकलता है। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और अगला क्वेश्चन करके दिखाएं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ऑफ कोर्स आपने ट्राई जरूर किया होगा। अगर ट्राई किया है तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हुई होगी तो वो चेक कर लीजिए, और अगर हो गया है तो अगला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपको पता लग गया है कैसे निकलता है डोमेन और रेंज। तो देखिए अभी आपको क्या करना है, अभी आपको करना है यहां पर डिफाइन अ रिलेशन आर, आपको ए डिफाइन करना है। कहता है ऑन द सेट एन, एन का मतलब इन्हें बोला है नेचुरल नंबर, कहता है नेचुरल नंबर है, एन कौन है नेचुरल नंबर, और आर की वैल्यू क्या दे रखी है यहां पर लिख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन की बात हो रही है, आर की वैल्यू क्या दे रखी है, कह रखा है x, y, यानी कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। ओके, और यहां पर कहता है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4,
x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 4, और उसके बाद कहता है कि x की और y की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर से होनी चाहिए। ठीक है, ये बात तो इन्हें बोल दी, 2 बार बोल दिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक तो इसने कहा है x जो है वो लेस देन 4 होना चाहिए, एक तो इन्हें बोला x जो है वो लेस देन 4 होना चाहिए, दूसरा बोला x और y दोनों के दोनों नेचुरल नंबर ही होने चाहिए। ठीक है, बात क्लियर होती है। अब मेरे पास रिलेशन क्या है, ये है रिलेशन, तो मैं रोस्टर फॉर्म बनाऊंगा। जल्दी से मेरे साथ बनाना शुरू कर दीजिए, अगर नहीं बनाया आप लिखिए रोस्टर फॉर्म, बहुत सिंपल है। जल्दी से कॉपी पेन पर आप कॉपी पर पेन चलाएंगे और ये लिखेंगे, मेरे साथ साथ लिखेंगे, वेट नहीं करेंगे। तो यहां पर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे r, फिर उसके बाद इक्वल टू, फिर ब्रैकेट लगाइए, x की जगह पर, ये x की जगह पर यानी कि यहां पर x की जगह पर आप लिखेंगे 4 से छोटी वैल्यू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 4 से छोटा होता है 1, अगर x की वैल्यू 1 रख देंगे, यहां पर 1 रख देंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 और 5 कितना होता है 6। फिर x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 और 5 कितना होता है 7। फिर x की जगह पर 3 रखेंगे, 3 और 5 कितना होता है 8। और कुछ नहीं रख सकते क्योंकि इसने बोला है x की वैल्यू जो है वो 4 से छोटी नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो 4 से छोटी नेचुरल नंबर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, वो मैंने यहां पर रख दिया और y की वैल्यू निकल गई। सो दिस इज कॉल्ड द रिलेशन, एक रिलेशन निकल के आ गया। अब इसमें आपसे पूछ रहा है इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखो, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन, तो डोमेन बिलोंग्स टू 1 2 3 एंड व्हाट इज द रेंज, तो रेंज बिलोंग्स टू 6 7 और 8। एंड व्हाट इज द कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा, तो यहां पर समझना होगा कि जो रोस्टर फॉर्म बनी है वो किससे बनी है, x और y से बनी है। तो जो y की वैल्यू होती है, ये सारी की सारी y की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कोडोमेन। तो यहां पर y की वैल्यू क्या दे रखी है, n, यानी कि कोडोमेन की जब बात करते हैं, अगर वैसे पूछा नहीं गया, पूछा जाता तो आप यहां लिखते बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोडोमेन नेचुरल नंबर है, y की वैल्यूज जहां से डायरेक्ट हुई है, जहां से आई है, वो होता है कोडोमेन। और देखो रेंज जो है इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, साफ साफ दिख रहा है। अब वीडियो को पॉज करें, अगला क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाएं अभी। देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई करा होगा, मैं भी पढ़ के बताता हूं, अगर आपकी कोई गलती है तो मैच कर लीजिएगा। यहां पर दे रखा है ए एक सेट है, थर्ड क्वेश्चन में ए एक सेट दे रखा है जिसका नाम है 1 2 3 एंड 5, ये एक सेट है। फिर उसके बाद बी एक दूसरा सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है 4 6 और 9, और आपसे कहता है कि इसमें डिफाइन अ रिलेशन आर, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए टू बी। ए टू बी का मतलब क्या पता है, ये कह रहा है कि ए टू बी, यानी कि इसे कह सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी, इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, देखो एक 4 होगा, एक 6 होगा, एक 9 होगा, फिर 2 4, देन फिर 2 6, देन फिर 2 9, इसी तरीके से 3 एंड 4 3 6 3 9 5 4 5 6 5, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, बहुत सारे नंबर्स बने। कितने बनेंगे, यहां पर 4 एलिमेंट्स हैं, यहां पर 3 एलिमेंट्स हैं, 4 या 12 एलिमेंट्स बनेंगे। इन 12 एलिमेंट्स में से आपको कुछ एलिमेंट्स निकालने हैं जो कि रिलेशन डिफाइंड हुआ है। समझ में आया, ए टू बी से जो भी ऑर्डर्ड पेयर बना है उसमें से कुछ पार्ट्स निकलना है जो कि जिसे हम डिफाइन कर रहे हैं रिलेशन। इसका मतलब समझना, एक एक बात का मतलब समझना। अगर आप इसकी लैंग्वेज का मतलब, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है उसका मतलब नहीं समझ पाए तो क्वेश्चंस ही नहीं समझ पाएंगे। फिलहाल आपको ए टू बी का मतलब मैंने बता दिया, लेकिन फिलहाल इसने आर की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, वो स्टेटमेंट दे रखी है जिससे कि हमारा वो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, और वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, कहता है x कोमा y यानी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द x एंड y इज ओड, यानी कि x की वैल्यू तो a से लेनी है, y की वैल्यू b से लेनी है, दोनों के बीच का डिफरेंस यानी अंतर वो ओड नंबर होना चाहिए। घटाने को नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा है कि x में से y घटाओ, ये भी नहीं कह रहा y में से x घटाओ, कह रहा है x एंड y का डिफरेंस। तो डिफरेंस मतलब बीच का कितना बड़ा गैप है, उस गैप को ओड नंबर होना चाहिए, अगर ओड हुआ तो वो हमारा रिलेशन है। ठीक है, एक बात बता दी, हम इसको यानी कि ये जो लिखी हुई बिल्डर फॉर्म है इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखने वाले हैं। कैसे, देखिए आपके सामने यहां लिखा हुआ है 1, यहां पर लिखा है 4, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 और 4 के बीच का गैप क्या है, आप घटा दो, बड़ी में से छोटी संख्या को घटाओ, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, और 3 एक ओड नंबर होता है भाई। 1 और 4 के बीच का अगर डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस
तो वो 3 आएगा ना, 3 घटाने के बाद 3 दिखेगा आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1 में से 4 घटाओ या 4 में से 1, ये नहीं बोला इसने। इसने बोला इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, वो ओड नंबर होना चाहिए। ओड नंबर हुआ तो वो रिलेशन है। तो यहां पर ओड नंबर है, आप लिखेंगे 1, आप लिखेंगे 4। आपको बोला गया है कि आगे वाली संख्या यहीं से लेनी है और पीछे वाली संख्या यहीं से लेनी है, ऐसा बोला है। x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। x और y, x आगे है, y पीछे है। x a से ही उठाना है और y b से ही उठाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर 1 के साथ क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, क्योंकि 1 और 6 का जो डिफरेंस है, बीच का जो गैप है वो 5 होता है और 5 एक ओड नंबर है। फिर 1 के साथ 9 नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंस जो है वो 8 आएगा और वो 8 जो है ओड नंबर नहीं होता। फिर 2 की बारी आई, तो 2 के साथ 4 नहीं आ सकता, 2 के साथ 6 नहीं आ सकता, 2 के साथ 9 आएगा, तो 2 एंड 9 लिखेंगे। फिर 3 की बारी आई, फिर उसके बाद लिखेंगे 3 एंड 4, 3 एंड 6, उसके बाद लिखेंगे आप 5 एंड 4 एंड 5 एंड 6। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इज कॉल्ड द रिलेशन। जो मैंने अभी लिख के दिखाया है, ये रिलेशन आपके सामने आ गया इन रोस्टर फॉर्म। अब आपसे क्या पूछ रहा था, कहता है राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म। आंसर आ चुका है, कुछ नहीं करना इसमें। देखो कितना आसान है। अगर इसमें डोमेन पूछ लिया होता, वैसे तो पूछा नहीं है, डोमेन बिलोंग्स टू, तो आप कहेंगे सर आगे वाली संख्या को डोमेन कहते हैं, बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट। तो आगे वाली सारी संख्या देख लीजिए, तो आपके सामने 1 है, रिपीटेशन तो अलाउड ही नहीं होगा, तो 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। तो यानी कि डोमेन जो है वो क्या है, ए है, देख सकते हो ए। और रेंज पूछ लेता तो रेंज क्या होता, पीछे वाली संख्या को रेंज कहते हैं सर, पीछे वाले एलिमेंट्स को रेंज कहते हैं। तो रेंज का मतलब पीछे वाले एलिमेंट्स देखिए 4 6 9, तो लिखेंगे 4 6 9, फिर उसके बाद 4 6 9, रिपीटेशन तो आना नहीं है, तो इसका मतलब आ गया यही हमारे पास बी इज अ रेंज। तो इसका मतलब इसने रेंज और डोमेन इसलिए नहीं पूछा क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में था ये रेंज, ये डोमेन है, ये रेंज है। बस इसने रोस्टर फॉर्म पूछा था, वो हमने बता दिया। आपने डोमेन और रेंज भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जल्दी से इसको आप वीडियो को पॉज करें और 4th क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया है, कहता है इन फिगर 2.7, ये 2.7 की फिगर है जिसके अंदर आपको एरो डायग्राम दे रखा है। कहता है शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P एंड Q। एक रिलेशनशिप को शो कर रहा है, राइट द रिलेशन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। पहले रिलेशन पढ़ तो ले, है क्या? देखो यहाँ 5 लिखा है और रिलेट कर रहा है यहाँ 3 के साथ, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 7 में से 4 घटाएंगे तो भी 2 आएगा। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर डिफाइंड रिलेशन हो गया। आपको बिल्डर फॉर्म में खुद बना के लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे r इज इक्वल टू, आप लिखेंगे x कोमा y सच दैट, x कोमा y सच दैट x माइनस y इज इक्वल टू 2। बहुत सिंपल है, x में से y घटाएंगे तो 2। वेयर x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। तो x और y कहां कहां से आए, x की वैल्यू यहां से उठानी है, y की वैल्यू यहां से उठानी है, और दोनों को घटाना है तो 2 आना चाहिए। आ रहा है, बिल्कुल सही सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा एग्जैक्ट दो। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या बोला है, रोस्टर फॉर्म निकालिए। तो भैया रोस्टर फॉर्म भी निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। आप लिखेंगे 5 कोमा 3, आप लिखेंगे 6 कोमा 4, आप लिखेंगे 7 कोमा 5। कितना आसान हो गया। उसके बाद कहता है डोमेन और रेंज भी निकालिए, तो डोमेन और रेंज भी निकाल लेंगे। तो डोमेन इज बिलोंग्स टू, आप क्या लिखेंगे, डोमेन बिलोंग्स टू 5 6 7, और रेंज बिलोंग टू 3 4 एंड 5। तो कितना आसानी से आ गया आंसर। मैंने 4th क्वेश्चन करा दिया। अब जल्दी से आप 5th क्वेश्चन ट्राई करेंगे। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और 5th क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। देखिए 5th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या कहा गया ये देख लेते हैं। ए की वैल्यू दे रखी है आपको 5th क्वेश्चन में, ए की वैल्यू दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, 1 2 3 4 और 6, ये ए की वैल्यू। कहता है लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय। आपको रिलेशन दे रखा है, जरा देख लें एक बार रिलेशन क्या है। तो रिलेशन जो है वो ये दे रखा है कि a कोमा बी इज बिलोंग्स टू a, यानी कि पहली बात तो इन्होंने बोला है कि a कोमा बी यहां से उठाना है। फिर कहता है b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। ध्यान से पढ़ लो, देखो मैं यहां पर आपको यहां पर क्लीन करके साफ साफ दिखा देता हूं क्या कह रहा है। रिलेशन इज दिस, ये रिलेशन को पढ़ो। कहता है b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, मतलब हिंदी में बात करते हैं। देखो a की वैल्यू जो है वो बिलोंग कर रही है, 1 हो सकता है, 1 जो है वो 2 हो सकता है, a की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 6 हो सकती है। फिर कह रहा है b की वैल्यू जो है वो भी बिलोंग टू a, यानी कि 1 2 3 4, कुछ भी उठा लो इसमें से, कुछ भी रैंडमली। लेकिन एक बात आपको अपनानी है कि b जो है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, इसका मतलब ये होता है b डिवाइड बाय a।
तो आपको वैल्यूज लेनी है। पहले देखो ऊपर वाली वैल्यू बी की वैल्यू मैं यहां से लेता हूं, बी की वैल्यू मैं ले रहा हूं यहां से। बी की वैल्यू क्या है जरा देख लेते हैं एक बार। बी की वैल्यू है आपके सामने 1 डिवाइड बाय ए की वैल्यू मुझे यहां से लेनी है, तो जरा बताइए नीचे क्या लिखूंगा, ए की लिखूंगा। फिर उसके बाद बी की वैल्यू है 1, और कोई वैल्यू लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, बस खत्म, एक आंसर आ गया। इसकी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, यहां लिखेंगे 1 1, यानी कि 1 डिवाइड करता है 1 को। ये आगे वाला ए है, पीछे वाला बी है, ये वाली संख्या ऊपर आएगी, ये वाली संख्या नीचे। फिर उसके बाद 1 डिवाइड करता है 2 को, 1 डिवाइड करता है 3 को, 1 डिवाइड करता है 4 को, और 1 डिवाइड करता है 6 को। सारी कंडीशन ट्रू हो रही है, देख सकते हो। ए बी की वैल्यू रख के देख लो, इसमें आपका ये ए है, ये बी है, देखो बी ऊपर आएगा, ए नीचे आएगा, डिवाइड करके एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, जैसे 1 डिवाइड करता है 1 2 3 4 और 6 को। अब 2 के बारे में बात करते हैं, एक एक करके लेंगे तो 2 लिखेंगे। अब लिखेंगे 2 डिवाइड करता है 1 को, नहीं करता। 2 को करता है, बिल्कुल करता है। फिर उसके बाद 2 डिवाइड बाय 4 होता है, बिल्कुल होता है। 2 डिवाइड बाय 6 होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। फिर 3 डिवाइड बाय 3 होता है, और 3 डिवाइड बाय 6 होता है। याद रखना आगे वाला ए है, पीछे वाला बी। उसके बाद 3 के बाद आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 4 होता है, और 6 डिवाइड बाय 6 होता है। मैंने सारे के सारे जो भी डोमेन के, जो भी रोस्टर फॉर्म के अंदर आपके रिलेशंस बन सकते थे ऑर्डर्ड पेयर में, मैंने सारे लिख दिए, ये सारे लिखे हुए हैं। तो आपसे कहता है रोस्टर फॉर्म बनाइए, बना दिया। आपसे कहता है डोमेन और रेंज निकालिए, तो बताइए जरा डोमेन क्या होगा। डोमेन क्या होगा, डोमेन बिलोंग्स टू, आगे वाली संख्या को देखिए बस, एक कितनी बार लिखा हो, एक ही बार लेंगे, एक आएगा। फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। और रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज क्या होगी, तो रेंज होगी 1 2 3 4 6। आप देख सकते हो पीछे वाली संख्याओं को रेंज कहते हैं। 5th क्वेश्चन भी आ चुका है, मैं इसे रब करने वाला हूं, आप वीडियो को पॉज करें और 6 क्वेश्चन करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, और आई होप कि आपने इसे बिल्कुल ट्राई किया होगा, आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी, आपने सीधा सीधा इसका आंसर निकाल दिया होगा। लेकिन मैं फिर भी आपको ये क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। कहता है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस। आर के बारे में इसने क्या इंफॉर्मेशन दी है, इसने दी है कि x, x + 5 bracket close and then such that x is belongs to the set 0 1 2 3 4 and 5। ओके, बात समझ में आती है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और करली ब्रैकेट लगा दो यहां पर, ठीक है। x की वैल्यू 0 उठा के रखते हैं भाई, यहां भी और यहां भी। तो रोस्टर फॉर्म क्या होगी, रोस्टर फॉर्म होगी आपके सामने, x की जगह पर 0 रखेंगे, और यहाँ 0 + 5 तो 5 ही होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप x की जगह पर 1 लिखेंगे, 5 और 1 6 होता है। फिर 2 लिखेंगे, 2 यहाँ पर आएगा तो कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर 3 लिखेंगे तो 3 + 5 = 8 होता है। फिर 4 लिखेंगे, x की जगह पर 4 है, देखो ये वाला 4 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद 4 + 5 = 9 होता है। फिर उसके बाद 5 लिखेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा। एंड दैट्स इनफ, ये आपके सामने रोस्टर फॉर्म आ गई। पूछ क्या रहा था, कहता है डोमेन निकालिए और रेंज निकालिए। तो डोमेन क्या होगा भाई, बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। रेंज क्या होगा, बिलोंग्स टू 5 6 7 8 9 10। ये आपकी रेंज है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, डोमेन आगे वाली संख्याओं को कहते हैं, और रेंज पीछे वाली संख्या को कहते हैं। 1 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10। ठीक है, मैंने आपके सामने लिख दिया, आंसर आ गया। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन नंबर 7 को करके दिखाएं अभी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है राइट द रिलेशन r = दिस। ये आपके पास रिलेशन है, इस रिलेशन को पहले मैं यहां लिख लेता हूं। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में r इज अ रिलेशन, और दे रखा है x, x³ सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी कि ऐसा प्राइम नंबर जो 10 से छोटा है। तो भैया ऐसा प्राइम नंबर जो 10 से छोटा है, ऐसा x है, तो x क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। अब इन वैल्यूज को उठा के यहां और यहां रखना है, और रोस्टर फॉर्म आपको निकालना है, रोस्टर फॉर्म। तो आपका काम है, ये आपको होमवर्क मैं दे रहा हूं, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो करिए। x की जगह पर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब सॉल्व करके नीचे लिख देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2, 8 ऐसे करके।
ठीक है ना। इसी तरीके से आप लिखेंगे 3, फिर 3 का क्यूब हो जाएगा, फिर उसके बाद लिखेंगे 5, 5 का क्यूब हो जाएगा, फिर उसके बाद लिखेंगे 7 और 7 का क्यूब हो जाएगा, और उसके बाद इनकी वैल्यूज को नीचे लिख लेना और आंसर आ जाएगा। अब 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने ये क्वेश्चन जरूर कर लिया होगा, हम 8th क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो कई स्टूडेंट्स से तो अब 8th क्वेश्चन भी ट्राई किया होगा, बट थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है। हर क्वेश्चन आपको चैलेंजिंग लगेगा अभी फर्स्ट टाइम में, लेकिन आप कॉन्फिडेंट रहे, मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, बस आपको एक एक करके मेरा कहा मानना है और क्वेश्चंस भी करने हैं। 8th क्वेश्चन में कहता है ए इज अ सेट ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इज अ सेट ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। फिर उसके बाद कहता है बी इज अनदर सेट ऑफ 1 कोमा 2, ये दूसरा सेट दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी। तो पहली बात तो हम लिखेंगे ए टू बी के अंदर मल्टीप्लाई ए टू बी, या फिर आप इससे लिख सकते हैं, देखो मैं बता देता हूं कैसे लिखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 2 है। आप देखेंगे आपको कहा गया है नंबर ऑफ रिलेशन, ऑर्डर्ड पेयर की बात नहीं कर रहा, रिलेशन, number of relation of from A to B, from A to B, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर, जो भी यहां पर वैल्यूज होगी, यहां पर फिलहाल 3 है, मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो फिलहाल 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 आएगा। 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64 होता है। और नंबर ऑफ रिलेशंस भी आपका आ गया ए टू बी का नंबर ऑफ रिलेशन। अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे कह देता नंबर ऑफ रिलेशन, रिलेशन तो नहीं बोलेगा, नंबर ऑफ रिलेशन तो नहीं बोलेगा, क्योंकि रिलेशन तो 2 में ही बनते हैं। इसे कहेगा नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स, नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स टू, या नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स इन ए टू बी, और ऐसे बोल सकता है ए क्रॉस बी, है ना, ऐसे। तो आपको कहेगा कि ए टू बी के ऑल सबसेट्स निकालो, तो यही तरीका, यही सेम फॉर्मूला, और का मतलब यही है। अगर कहता है नंबर ऑफ ऑल सबसेट इन ए सेट के अंदर, ए सेट में जितने भी सबसेट बनेंगे वो बताइए। तो आप बताएंगे कि ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 3, तो 2 की पावर 3, ये ऑल सबसेट्स है। रिलेशंस तो बन ही नहीं सकते ना, ए के अकेले ए में रिलेशन नहीं बन सकते, वो पेयर में ही बनते हैं, तो यहां आ जाएगा 8। बट इसकी बात अभी नहीं पूछी गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ऑल सबसेट्स किसी सेट के निकालना भी इस जैसा ही लगता है, लेकिन रिलेशन अलग चीज है, रिलेशन हमेशा मल्टीप्लाई में आएगा। ओके, अब 9th क्वेश्चन करते हैं और फिनिश कर देते हैं आज की क्लास को। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज मैंने इसलिए एक एक क्वेश्चन तसल्ली से कराई है कि आप इसे सीख सकें। इसके बेस पर आगे धीरे धीरे हमारा चैप्टर बढ़ेगा और ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन में कहता है लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल्स अलाउड नहीं होता। इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव में संख्याएं हो सकती है 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव में भी हो सकती है -1 -2 -3 एंड सो ऑन, लेकिन डेसिमल्स इज नॉट अलाउड। सो दैट्स व्हाई आपको ध्यान रखना, आर जो है एक क्या दे रखा है, इंटीजर, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर को, है ना। आगे कहता है डिफाइंड बाय आर, आर इज दिस, आर की डिफाइन जी कर रखा है। क्या क्या दे रखा है आर में, देखो कुछ बातें इसने बताई है। क्या बताया है, इसने कहा है आर जो है वो एक तो ए कोमा बी करके बनेगा रास्टर फॉर्म, ठीक है, और कहता है ए में से ए और बी जो है वो बिलोंग करेगा इंटीजर को, ठीक है, और उसके बाद कहता है ए में से बी घटाएंगे तो वो एक इंटीजर आएगा। आपको पता है इंटीजर क्या होता है, इंटीजर जिसमें डेसिमल्स नहीं होते। भाई दो इंटीजर्स को जब घटाएंगे तो आंसर क्या है, चलो चेक करते हैं। 2 एक इंटीजर है और 4 एक इंटीजर है, घटाएंगे तो आंसर -2 आएगा। -2 एक इंटीजर ही है। ओके, अगर मैं कहूं 100 एक इंटीजर है और 5 एक इंटीजर है, दोनों इंटीजर्स को घटाएंगे, दोनों इंटीजर्स को आप घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, आप कहेंगे 95 ऑल्सो द इंटीजर, यानी कि 2 इंटीजर्स में से -1 इंटीजर है, माइनस का 3 इंटीजर है, दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -4, तो इसका मतलब ये भी एक इंटीजर है। यानी कि 2 इंटीजर्स को अगर एक दूसरे के साथ घटाते हैं तो रिजल्ट में कभी डेसिमल्स आ सकता है क्या,
कभी नहीं आ सकता। यानी कि ऑलवेज ऐसा होगा कि हर कोई नंबर इंटीजर्स में से घटाएंगे तो इंटीजर ही आएगा। आपसे पूछा जा रहा है बताइए डोमेन क्या होगा, तो जब आप इसकी सीरीज लिस्ट तो बनाएंगे ही नहीं, रोस्टर फॉर्म तो बनाएंगे ही नहीं, डायरेक्ट डोमेन निकालेंगे। आपसे कहता है डोमेन बताइए, तो आप कहेंगे डोमेन, सर डोमेन तो बिलोंग्स टू ये सारे के सारे ए होंगे, और ए क्या है, इंटीजर, डोमेन बिलोंग्स टू इंटीजर। कोई भी इंटीजर ले लो, कोई एक इकलौता इंटीजर रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, यानी कि इस बात को मना करता हो ऐसा कोई इकलौता इंटीजर नहीं है। कोई सा भी इंटीजर ले लो वो डोमेन कहलाएगा, कोई भी इंटीजर ले लो वो रेंज कहलाएगा, क्योंकि सारे के सारे डोमेन और सारे के सारे रेंज जो है वो इसी में से निकल के आएंगे, याद रखना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर क्वेश्चन में ही दे रखा था, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं उन्हें मैं बता दूं, यहां पर ही इसका आंसर दे रखा है कि ए और बी जो है वो एक इंटीजर है, ए में से बी घटाएंगे तो इंटीजर आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर ऐसा कोई नंबर नहीं होता कि घटाने के बाद इंटीजर ना आए, सारे नंबर्स घटाएंगे तो इंटीजर्स ही आएंगे। सारे का मतलब कि सारे, इसका मतलब हो गया कि डोमेन में भी सारे इंटीजर्स आ जाएंगे और रेंज में भी सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, और आपको जो भी टॉपिक या जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मेरे से पूछ सकते हैं। फिलहाल आपको मैंने बताया है कि फंक्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन ही होता है। आप खुद से पहले एनसीईआरटी में से पढ़ें, इसकी डेफिनेशन, इसकी एक एक बोली गई बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप हायर क्लास में जाते हैं तो रिलेटेड टू द एनसीईआरटी, बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी, इसके ये बातें जो लिखी हुई हैं ये सारी बातें काम आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।